Hello students and a very good morning to you all. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 6 of your book, My Childhood. My Childhood is an autobiography which is written by APJ Abdul Kalam. Now just go through before you read. Can you think of any scientists who have also been statesmen? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो कि एक स्टेट्समैन भी रह चुके हैं? डेफिनेटली वन ऑफ द साइंटिस्ट वॉज APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम ने अब क्या क्या किया है? लेट्स गो थ्रू इट. APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने स्पेस रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाए थे, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इंडिया को गाइड किया था, एंड वो सब भी उन्होंने कब किया था? इन द 21st सेंचुरी में, मींस मॉडर्न सेंचुरी में. एंड उसके बाद वो एक प्रेसिडेंट भी बने, वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, एंड दैट वाज इन द ईयर 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. तो ये जो कंसेप्ट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? उनकी फुल एक जो बुक है, एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है उनकी, जिनका नाम है विंग्स ऑफ फायर. उसमें से कुछ एक कॉन्सेप्ट या फिर जो हम कहते हैं छोटा सा पार्ट या पोर्शन लिया गया है इस चैप्टर में, विच इज़ नेम्ड एज माई चाइल्डहुड. तो उसके बारे में वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, दैट हाउ वॉज हिज चाइल्डहुड. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. See the first paragraph. I was born into a middle class family. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे, जो कि एक तमिल फैमिली थी, मीन्स ही वॉज तमिलियन. एंड वो भी कहाँ पर सिचुएटेड थी? ऑन द आइलैंड टाउन, मीन्स वो पूरी तरह से आइलैंड नहीं था, बट एक आइलैंड के नियर सिचुएटेड टाउन था जिसका नाम था रामेश्वरम. नाउ सी दिस, योर करंट प्रोनाउंसिएशन इज़ रामेश्वरम, लेकिन ये अब्दुल कलाम ने अपनी तमिलियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. That's why here the pronunciation is Rameswaram. In the erstwhile Madras state, और वो रामेश्वरम कहाँ सिचुएटेड था? मद्रास के स्टेट में. जैसे फॉर्मर मेन मद्रास स्टेट होता है उसके बीचों बीच, दैट इज erstwhile. My father Jainulobbdeen had neither much formal education nor much wealth. अब्दुल कलाम ने क्या बोला है कि उनके जो फादर थे, जिनका नाम था जैनुलब्दीन, उनके पास नहीं ज़्यादा कोई एजुकेशन थी, मीन्स कोई डिग्री नहीं थी, एंड नहीं वो वेल्दी थे, उनके पास पैसों की भी कमी थी, मीन्स दे वर पुअर, मिडिल क्लास फैमिली पीपल. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. लेकिन इन सारी दिक्कतों के या प्रॉब्लम के बाद, इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद भी उनके जो फादर थे वो कैसे थे? उनके अंदर, जैसे कोई भी पर्सन होता है जिसके अंदर बाय बर्थ या बॉर्न कोई भी एक एडवांटेज होता है, वैसे ही उनके फादर के अंदर विजडम का एडवांटेज था. ही वॉज वेरी वाइज. वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, क्लेवर थे, वाइज थे कि वो अपनी सिचुएशन को डील कर सकें डेली लाइफ में. एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, एंड वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे जो कि जेनरस से, किसी के साथ धोखा नहीं करते थे. इसीलिए उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी सोल, दैट वाज प्योर. वो प्योर हार्टेड पर्सन थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशियामा. उनकी मदर का नाम क्या था? आशियामा. एंड वो भी बिल्कुल एक्यूरेट उनके फादर की तरह ही थी, हर किसी की हेल्प करने वाली और जेनरस पर्सन. इसीलिए APJ अब्दुल कलाम ने बोला कि मेरे फादर को एक बहुत अच्छी पार्टनर मिली थी, एक आइडियल या रिस्पेक्टफुल हेल्पमेट, जो कि मेरी मदर थी, जिनका नाम था आशियामा. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं
कि उन्हें याद भी नहीं है कि उनकी मदर जब उनके खाना खाने का टाइम होता था तब पता नहीं कितने ही लोगों को अपनी तरफ से हर दिन खाना खिलाती थी और वो उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह खाना खाते थे जिनका नंबर भी अब्दुल कलाम को याद नहीं था. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि इस चीज़ के लिए वो सर्टेन थे, मीन्स क्वाइट श्योर थे कि जितने उनके फैमिली के मेंबर्स नहीं थे उससे ज़्यादा तो बाहर के मेंबर्स थे जो कि उनके साथ एज अ फैमिली खाना खाते थे, फिर चाहे वो लंच हो या फिर डिनर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी लुक की बात करी है. जैसे बाकी सारे चिल्ड्रन होते हैं वैसे ये भी एक शॉर्ट बॉय थे, मीन्स इनकी हाइट ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी और कहीं ना कहीं ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग थे क्योंकि इनके जो लुक्स थे वो डिस्क्रिप्टिव नहीं थे, लोगों से काफ़ी अलग थे. मीन्स इनका कलर टोन थोड़ा सा ब्लैकिश पेल कलर का था, डार्क कलर टोन. तो इस अकॉर्डिंग वो ये बोलते थे कि वो अपनी फैमिली में सबसे अलग लगते थे क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो टॉल भी थे प्लस हैंडसम भी थे. मीन्स वो लुक वाइज भी अच्छे थे एंड कलर वाइज, कलर टोन या स्किन टोन वाइज. बट अब्दुल कलाम उनके मैच के नहीं थे इन दैट फैमिली. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. अब्दुल कलाम अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे? उनके एंसेस्ट्रल, पुराने जो फोर फादर्स या फादर्स द्वारा कोई भी ज़मीन पर घर बनाया जाता है और उनकी डेथ के बाद भी उनके आगे जाके जनरेशन जो रहती है ऐसे घरों को हम क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल हाउस. तो अपने पुराना दादा परदादा के घरों में जो घर बनते थे पहले उसी घर में वो रहते थे. और वो कब बना था? इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in the Rameswaram. अब वो हाउस कैसा था? पक्का हाउस था. उस टाइम पर काफ़ी लोगों के पास कच्चा हाउसेस भी थे इन 19th सेंचुरी, जो कि आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे इन योर जोग्राफी सेक्टर. बट ये कैसा था? पक्का हाउस था. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो भी पक्के हाउस में कन्वर्टेड थी और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल लगा हुआ था, मार्बल भी लगा हुआ था, ब्रिक्स भी, लाइमस्टोन. एंड इस अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा एक हाउस बना हुआ था. और वो कहाँ बना था? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, जो कि रामेश्वरम की एक फेमस गली या फिर स्ट्रीट थी. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. नाउ सी दिस, ऑस्टर मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. तो यहाँ पे फादर का कैरेक्टर बता गया. उनके फादर कैसे थे? सिंपल एंड सोवर, जिनको लोगों की बातों में नहीं आना था, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस में कभी भी नहीं पड़ना था. और इसी अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा अपने रूल्स को लेकर, अपने विजडम या जनरोसिटी वाली क्वालिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. एंड वो बहुत ज़्यादा सोबर एंड सिंपल पर्सन थे. तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर के लिए वर्ड यूज़ हुआ है ऑस्ट्रियर फादर. तो वो हर बार जो भी एक्स्ट्रा लग्जरीज या कंफर्ट्स होते थे उनके लिए लोगों को मना करते थे, इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी, कि ज़्यादा कंफर्ट जोन की हैबिट वो ना डालें. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड. लेकिन हर एक नेसेसिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो हर बार अब्दुल कलाम की फैमिली मिडिल स्टेट होने के बाद भी, मिडिल क्लास होने के बाद भी, उनकी फैमिली में हर एक ज़रूरत का सामान उनको प्रोवाइड होता था, फिर चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो या फिर क्लोथ्स हो. सो इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. और वो ये कहते हैं कि मीन्स एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के बाद भी, इतने पुअर सर्वाइवल के बाद भी, मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा सिक्योर था, जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग थे. वो किसी भी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते थे. बोथ मटेरियली एंड इमोशनली उनका चाइल्डहुड कैसे अच्छा गया? एक तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी जो उनकी ज़रूरत की हो, नहीं एक्स्ट्रा कंफर्ट वाली, ना ही लग्जरी वाली, बट ज़रूरत की.
एंड इमोशनली भी उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. सो इन दीज टू सर्कमस्टेंसेस अब्दुल कलाम फेल्ट हिमसेल्फ वेरी लकी to born in a middle class family. Now coming towards the next page, that is page number 69 of your book. See the third paragraph. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. अब्दुल कलाम जब सिर्फ 8 ईयर्स ओल्ड थे तब जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी कंट्री के ऑल ओवर में, कंट्री नहीं, वर्ल्ड के ओवर में चल रहा था. एंड दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1939. तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दैट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब अब्दुल कलाम की एज क्या थी? इट वॉज 8 ईयर्स ओल्ड. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. और उन्हें ये नहीं समझ में आया, क्योंकि वो 8 ईयर्स ओल्ड थे, कि मार्केट में बिना किसी रीज़न या बिना किसी कारण के जो टैमरिन सीड्स होती हैं, मतलब कि इमली की बीज, मतलब इमली के सीड्स. जैसे आप लोगों ने इमली देखी होगी, जब भी आप इमली परचेस करते हो तो क्या होता है, इमली खाने के बाद उसमें सीड्स होती हैं. तो वो पूरा का पूरा इमली या टैमरिन का फ्रूट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मार्केट में डील हो रहा था. मीन्स लोग उसको परचेज़ करने के लिए एक सडन डिमांड कर रहे थे, उन्हें मार्केट में वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए था. सो दैट वाज इरप्टेड इन द मार्केट. उसके कारण मार्केट में एक तरीके से हर बार एक हलचल मची रहती थी कि लोगों को मार्केट में वही प्रोडक्ट चाहिए, इमली या फिर टैमरिन सीड्स चाहिए उन्हें. आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. अब अब्दुल कलाम जहाँ रहते थे, मस्जिद वाली गली में, मीन्स मॉस्क स्ट्रीट में, तो वहाँ पर उन्हें क्या चाहिए था? वो हर बार टैमरिन सीड्स को खुद से कलेक्ट करते थे ट्रीज से, एंड वो कलेक्शन के बाद वो उसको एक प्रोविजनल शॉप पर दे देते. लाइक आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, उस एरिया में वो दे देते थे, या फिर ग्रॉसरी शॉप. तो प्रोविजन शॉप पर हर बार वो उसको सेल करते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. उनके लिए वो सम, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो खुद से कमाते थे उस चीज़ को. एंड उन्होंने क्या बोला कि वो प्रिंसली सम 1 आना का, 1 आना आपका 1 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है, मीन्स 1/16th पार्ट ऑफ अ रुपी. तो इस अकॉर्डिंग उस टाइम पर 1939 के टाइम पर वो 1 आना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता था. तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो एक प्रिंसली सम था, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली था उनके लिए, क्योंकि वो खुद से इस चीज़ को अर्न करते थे अपनी मेहनत से. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. अब उनके ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो क्या करते थे, उन्हें वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि उस वक्त चल रहा था, उसके बारे में स्टोरीज़ बताते थे. और ये सारी स्टोरीज़ बाद में किस चीज़ की हेडलाइन बनती थी? एक न्यूज़पेपर की, जिसका नाम था दिनामनी. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. इनका जो एरिया है रामेश्वरम का, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल एरिया से कम प्रेशर वाला था, मीन्स वो आइसोलेटेड था, जिसमें लोगों का आना जाना नहीं होता था. एक छोटा सा आइलैंड एरिया जिसमें लोग कम रहते थे और कम आते जाते थे, और वो वॉर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुआ था. इट वॉज अनअफेक्टेड. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. लेकिन जल्द ही क्या हुआ, इंडिया को फोर्स किया गया था कि वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करें, हेल्प करने के लिए, जो कि आर्मी फोर्सेस होती हैं उनको ज्वाइन करें. और इसलिए स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गई थी उस टाइम पर, कि स्टेट को ज़रूरत है, इसलिए कुछ लोग फोर्स को ज्वाइन कर स्टेट में सामने आए. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और उस टाइम पर सबसे पहला हादसा जहाँ पे ज़रूरत थी अलाइड फोर्सेस की, वो कहाँ हुआ था? एक ट्रेन हॉल्ट के सस्पेंशन पर, मतलब जहाँ पर ट्रेन रुकती थी वो रुकने वाला स्टॉप
उसको रोक दिया गया कि यहाँ पर अब ट्रेन नहीं रुकेगी। और वो जगह कौन सी थी? रामेश्वरम स्टेशन। तो जो लोकल ट्रेन्स जाती थी रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी कुछ देर, अब वहाँ पर एक हॉल्ट लग गया था, एक स्टॉपेज हो गया था कि वहाँ ट्रेन नहीं रुक सकती कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वर्ल्ड वॉर के कारण स्टेट इमरजेंसी सिचुएशंस है। तो इस अकॉर्डिंग उस ट्रेन से लोगों का रामेश्वरम आना जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया था और ना ही कोई रामेश्वरम से कहीं और जा सकता था कुछ टाइम के लिए। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train. अब यहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा जलालुद्दीन, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ थे एपीजे अब्दुल कलाम के, वो उन्हें थोड़ा बहुत साइड जॉब देते थे दिनामणि की हेडलाइंस कलेक्ट करने का। एंड इस अकॉर्डिंग अब्दुल कलाम दिनामणि की हेडलाइंस को कलेक्ट करते थे। एंड यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि जब न्यूज़पेपर्स ही नहीं चलेंगे, ट्रेन ही स्टॉप नहीं होगी जहाँ पे मेन स्पॉट था रामेश्वरम में, तो वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस की डील कैसे करेंगे। एंड तब जाकर नॉर्मल यही होता था कि ट्रेन स्टेशन पर जैसे ही न्यूज़पेपर डीलर्स आते थे, वो ट्रेन में से ही सारे के सारे न्यूज़पेपर बंडल्स को थ्रो कर देते थे ताकि वो उन्हें स्टेशन पर कैच कर ले एपीजे अब्दुल कलाम, एंड फिर जाकर वो उन बंडल्स का या न्यूज़पेपर का सप्लाई करें अपने लोकल सिटी में, बिकॉज़ उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वहाँ पर कोई भी लोकल ट्रेन रुक सके। ओके नाउ, ओके वो ट्रेन, मूविंग ट्रेन जो थी वो कहाँ रुकती थी? ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो एक मेन लिंक था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जहाँ पर वो ट्रेन रुकती थी। तो वहीं से अब जाकर न्यूज़पेपर थ्रू हो जाते थे एंड एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें कलेक्ट कर जनरल जो पब्लिक होती है उन्हें न्यूज़पेपर सेल करते थे। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। अब यहाँ पर अब्दुल कलाम के पास ये काम कैसे आया उसके बारे में दिया हुआ है। अब्दुल कलाम को कोई आइडिया नहीं था कि ये सिचुएशन भी आएगी कि ट्रेन अपने स्पॉट पर रुकेगी ही नहीं। तो अगर वो अपने मेन स्टॉपेज पर नहीं रुक रही तो उसमें से न्यूज़पेपर्स कैसे आएंगे? उसके लिए कोई एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। एंड हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत किसे थी? शमसुद्दीन को, मीन्स अब्दुल कलाम के कज़न को। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला ऑफ़र एपीजे अब्दुल कलाम को दिया था कि वो उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन जाए, एक मददगार बन जाए, एंड वो सारे के सारे बंडल्स को कैच कर सकें फ्रॉम द ट्रेन, मूविंग ट्रेन। तो इसीलिए उन्होंने वो स्लॉट या वो जगह भर दी, एक पोजीशन जो उनको जॉब की ज़रूरत थी वो अपने आप ही फुलफिल्ड हो गई। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। इसीलिए शमसुद्दीन ने हेल्प करी एपीजे अब्दुल कलाम की ताकि वो अपनी पहली कमाई अर्न कर सकें। हाफ अ सेंचुरी लेटर, सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100 ईयर्स, एंड 100 ईयर्स के बाद मीन्स हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 ईयर्स के बाद I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. उन 50 सालों की एज के बाद भी वो यही सोच रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि उन्होंने 8 साल की एज में फ़र्स्ट टाइम मनी खुद से कमाई थी और खुद कुछ अर्न किया था। Every child is born with some inherited characteristics. See the 4th paragraph. अब उन्होंने क्या बोला कि हर एक चाइल्ड किसी न किसी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक से बॉर्न होता है। मीन्स हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उसे औरों से सेपरेट करे, अलग करे और एक स्पेशल फीलिंग दे। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और उस चाइल्ड का बर्थ कहाँ होता है? एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि सोशल भी हो, मीन्स सोसाइटी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस भी हो, मीन्स मनी वैल्यू से भी जुड़ा हुआ हो, और इमोशनल एनवायरनमेंट भी हो, मीन्स आसपास जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं उनका इमोशनल अटैचमेंट भी हो। तो हर एक पर्सन जिसका भी बर्थ होता है उसको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मीन्स सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, and trade in certain ways by figures of authority.
और इसी अकॉर्डिंग उन्हें डील करना पड़ता है, खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि किस तरीके से किसको कौन सी पोजीशन या अथॉरिटी मिलेगी उनके स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी। अब्दुल कलाम ने पहले ही बोल दिया था कि उनके पास इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं था, वो मिडिल क्लास थे और कहीं ना कहीं उनके हाथ में इतना पैसा नहीं था। तो इसलिए उन्हें क्या गिफ्ट मिली थी? उन्हें ऑनेस्टी की गिफ्ट मिली थी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन की भी। सो वॉट ही टोल्ड, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। उन्हें अपने फादर से इनहेरिटेशन में क्या मिला कि फादर से सन को जो मिलता है फिर सन से उनके सन को मिलेगा, तो इस अकॉर्डिंग जो इनहेरिटेड पोजीशन होती है तो उन्होंने अपने फादर से पैसा नहीं बल्कि ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन को इनहेरिट किया था, अपने अंदर गेन किया था। और अपनी मदर से उन्होंने इनहेरिट किया था फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब उन्होंने क्या बोला, उनके कितने ब्रदर्स थे? 3 ब्रदर थे एंड 1 सिस्टर थी, और उन सब ने सेम गिफ्ट उनके पेरेंट्स से ली थी और उन्हें फॉलो भी किया था। मीन्स APJ अब्दुल कलाम के सारे ब्रदर और सिस्टर सब ऑनेस्ट भी थे, सेल्फ डिसिप्लिन भी थे, हर बार अच्छाई पर या गुडनेस पर बिलीव करते थे कि लाइफ में उनके साथ भी कुछ अच्छा होगा, एंड वो सबके साथ काइंड एंड पोलाइट थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब APJ अब्दुल कलाम ने अपने चाइल्डहुड की बात बोली है कि जब वो छोटे थे उनके पास उनके 3 बेस्ट या फिर क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। अब उनके जो फ्रेंड्स थे अगेन वो कौन कौन थे? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये सारे बॉयज़ किसको बिलोंग करते थे? एक ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ओल्ड सारी की सारी बातों पर अपना सारा फेथ रखता है, मीन्स वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ओल्ड रूल्स ओल्ड कस्टम्स उन सबको फॉलो करते हैं। ऐसी कट्टर मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स को फॉलो करने वाली हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ के ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे जो कि APJ अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे। और APJ अब्दुल कलाम खुद कौन थे? अ मुस्लिम। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. अब उन्होंने ये बोला जब वो चिल्ड्रन थे सब के सब, तब उन्होंने अपने अंदर कोई भी डिफरेंस फेस नहीं करा, नहीं सोसाइटी ने उनको कुछ बोला, नहीं रिलीजियस बेसिस पर उनको कोई डिफरेंस फील हुआ, और नहीं उनकी अपब्रिंगिंग में या फिर ग्रोथ में जो कि उनके पेरेंट्स उनके लिए करते हैं। इनफैक्ट Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. और जबकि उसमें से उनका एक फ्रेंड जो कि था रामानंद शास्त्री, उनके जो फादर थे वो इतने ज़्यादा हाई सोसाइटल लेवल पर एक प्रीस्ट थे कि रामेश्वरम का जो सबसे बड़ा टेम्पल था जहाँ दूर दूर से लोग आते थे उसके दर्शन करने के लिए, वो वहाँ के प्रीस्ट थे। मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव पंडित थे वो। तभी भी कभी भी उन्होंने बच्चों में डिफरेंस करना नहीं सिखाया था, और इसलिए उन्हें बचपन में नहीं पता था कि डिफरेंसेस अमंग रिलीजन या फिर कास्ट बेसिस पर क्या होता है क्या नहीं। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज। Okay, now we will continue this part, and just now we are closing the video. Thank you class, and thank you for operating this first class. Have a nice day.